के संयोजक आज मुनीन्द्र शुक्ल जो पूर्व विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, उनसे कसौटी के द्वारा निर्धारित कुछ जिज्ञासाओं पर समाधान हेतु आए हुए हमारे साथ में हमारा सहयोगी आनंद पांडे है। कसौटी कदाचित आपको ज्ञात होगा, ऐसी संस्था है जो चुनावों में सुधारों के हेतु समाज में जनता में सक्रियता लाने के लिए जनता में मतदान का प्रतिशत बढ़े, अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव हो, ताकि जनता की मूलभूत समस्याओं का हमाया समस्याओं का निराकरण हो, क्षेत्र में विकास हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इन तमाम मूलभूत समस्याओं के निराकरण हेतु हम यहाँ पर आपसे कुछ जिज्ञासाएं लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हम ये आपसे जिज्ञासा करना चाहते हैं कि आपने राजनीति में कब पदार्पण किया? राजनीति में सन 1978 में छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से हमने राजनीति की और मंदना इंटर कॉलेज में छात्र संघ के किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए ही गठन हुआ उसका। क्या कांग्रेस में ऐसा कहते हैं कि डायनेस्टी है? क्या डायनेस्टी ये समाजवादी पार्टी में नहीं है? जो वंशवाद, ऐसा है कि वंशवाद में दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी का वंशवाद, जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो देश में उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज्य था और एक छत्र राज्य होने के कारण जवाहरलाल नेहरू के समय ही इंदिरा गांधी को स्थापित किया गया, इसे वंशवाद कहते हैं। और मुलायम सिंह यादव जब नेता विपक्ष में थे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के रहते कन्नौज में जब लोकसभा से मुलायम सिंह ने त्यागपत्र दिया था, 2 जगह चुने गए थे और कन्नौज में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का जब प्रत्याशी बनाया गया था, तब समाजवादी पार्टी संघर्ष में थी। सत्ता में जब उत्तराधिकारी चुना जाता है तो उसको वंशवाद कहते हैं और जब विपक्ष और संघर्ष का जब समय होता है उसमें कोई अगर आगे बढ़ता है तो वो संघर्ष से निकली हुई चीजें होती हैं। दोनों बहुत बड़ा अंतर है नेहरू के परिवार में और मुलायम सिंह और नेहरू। मुलायम सिंह गांव से गए से निकलकर एक साधारण किसान के परिवार से गए और जवाहरलाल नेहरू खानदान में डॉक्टर मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और इतने बड़े परिवार के थे कि उनके कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे। तो दोनों परिवारों की समानता नहीं की जा सकती। तो कांग्रेस में आपका मानना है कि ये परिवार का वंशवाद है और समाजवादी पार्टी में एक संघर्ष के रूप में जो लोग आ रहे हैं वो लोग उन लोगों को लाभ ला रहे हैं, चाहे वो परिवार के हो या समाज के हो। बिल्कुल, यही मतलब है। संघर्ष तो वही रहे, संघर्ष से ही सब आए। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है शुक्ला जी? मैंने BA पार्ट 1 तक मैंने शिक्षा ली थी, इसके बाद आंदोलन के कारण मैंने शिक्षा छोड़ी। आपका व्यवसाय मुख्य रूप से एग्रीकल्चर प्लस। भ्रष्टाचार जो हमारे समाज का कोड है, उसमें आपके क्या आपकी रणनीति है, इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में देश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है और अन्ना हजारे का जो आंदोलन का उदाहरण है वो उदाहरण इसका प्रतीक है कि अब आम आदमी इस देश का भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, उसकी पार्टी के द्वारा, उसके मंत्रियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार 4.5 साल से लड़ रही है। हम लोग जेल भी गए हैं, 11 बार आंदोलन किया है, जेल गए हैं। उस आंदोलन, उस लड़ाई को अन्ना हजारे जी ने आगे बढ़ाया। हम लोग तो मांग अन्ना हजारे आए उत्तर प्रदेश में और मायावती के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का ये ऐलान लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी भी अगुवाई करे जाती है। और कांग्रेस का तो भ्रष्टाचार को नया भ्रष्टाचार तो है नहीं। हर बार जब उनकी सरकार बनती है तो 2-4 कदम वही आगे बढ़ जाते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार का कोई अंकुश नहीं है। DAP खाद जो किसान की सबसे बड़ी जरूरी चीज है, आज 1365 रुपए की बोरी DAP खाद कांग्रेस ने कर दी है। आप बताइए, किसान का गेहूं 900 में नहीं बिक रहा है
धान 700 में नहीं बिक रही है। डीजल, डीएपी, मिट्टी तेल, यूरिया, इसके दाम आसमान पे हैं। तो खेती करने वाले जो किसान हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको खत्म कर दिया है। और खत्म करने करके वैसे अगर डीएपी के रेट बने रहे तो किसान खेती छोड़ देंगे। हम तो क्षेत्र में जाते हैं, हमसे तमाम किसान बताते हैं। अभी हम सीढ़ी गांव परसों गए थे, हमसे किसानों ने बताया कि हमने अपनी बिना खाद गेहूँ बोया, बगैर डीएपी के गेहूँ बोया नहीं जा सकता। ये प्रदूषण जो है शुक्ल जी, जल का प्रदूषण हो या वायु का प्रदूषण हो, क्योंकि हमारे भारत के प्रांगण में भगवती भागीरथी गंगा का अविरल बह रही है करोड़ों वर्षों से। और गंगा के बारे में कहा गया है गंगा तब दर्शनाथ मुक्ति। तो गंगा के जल को इतना प्रदूषित कर दिया गया है, इसमें आप इसको कैसे ठीक करेंगे ताकि गंगा अपने मूलभूत जो 50 साल पहले गंगा का स्वरूप था, इसका जल अमृत के तुल्य था, तो कैसे दूर करेंगे प्रदूषण गंगा? इसमें अकेले सरकारों के माध्यम से गंगा की पवित्रता को बनाए रखना संभव नहीं है। इसमें जब तक आम जनता समाज नहीं जागेगा और गंगा, नदियां या दूसरे जो जलाशय हैं उनकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, बनाने रखने के लिए आम आदमी को जागना होगा। और आम आदमी के दिमाग में जब ये बात आ जाएगी, ये काम गलत है, हमें पवित्रता बनानी है, हमें सफाई रखनी है, हमें प्रदूषण मुक्त रखना है, तो निश्चित रूप से 100% सफल होगा। हालांकि इस ओर अभी शहरी क्षेत्रों में काफ़ी जागरूकता आई है और लोगों ने इस पर ध्यान देना भी शुरू किया है। जगह जगह सेमिनार हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। उससे पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण भी संतुलित नहीं रहा। जब बरसात होनी चाहिए तो सूखा हो जाएगा, सूखा होनी चाहिए बरसात हो जाएगी। पेड़ों कटान इतनी हो रही है, वन सब पूरे नहरों पटरी पे शीशम सरकारों कटा दिए, सब कट गए, बिक गए। चारों तरफ वन काटे जा रहे हैं, तो पर्यावरण संतुलन कैसे होगा? पर्यावरण प्रदूषण दोनों चीज़ों पर जो है नियंत्रण होना चाहिए और इसके लिए काम होना चाहिए। आदमी में जागरूकता समाज में पैदा होनी चाहिए, तभी ये काम संभव है। मायावती ने जैसे अपना प्रदर्शन किया कि हमने गोमती को साफ कर दिया, इतना पैसा लगाया, लेकिन गंगा की तरफ उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान और तमाम संस्थाएं, रामजी त्रिपाठी वगैरह और तमाम लोग चला रहे थे, उनमें ठीक तरह से न तो सहयोग किया, न गंगा बैराज पर, गंगा बैराज है, आज तक किसी घाट का गंगा बैराज पर निर्माण नहीं किया। तो इसमें आपकी सरकार, जब संभवतः आपकी सरकार की चर्चा है कि संभवतः आपकी सरकार प्रदेश में गठित हो जाए इस बार, तो आप कैसी ठोस रणनीति बनाएंगे ताकि गंगा जो पवित्रतम नदी है उसको पुनः अपने स्वरूप में ला सके? अभी आप गोमती की बात कर रहे हैं। गोमती मायावती ने गोमती की जो जमीन थी उसका कब्जा कर लिया है। आप लखनऊ जाइए तो गोमती नदी नहीं नहर हो गई। उसमें चारों तरफ अम्बेडकर की प्रतिमा, मायावती की प्रतिमा, पत्थर के उसमें वो पार्क, सब पूरा गोमती कब्जा कर लिया, गोमती बना दी नदी की नहर। साफ कहाँ कर दिया? हमारी सरकार आएगी सबसे पहले इसका कब्जा हम लोग खड़ा करवाएंगे। जो कब्जा किया है नदियों पर इसने, इसके कब्जे उखाड़ फेंके जाएंगे। और जहाँ तक गंगा जी की बात है, ये जो रामजी त्रिपाठी वगैरह का आप बात कर रहे हैं, ये गंगा साफ नहीं कर रहे हैं। ये भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से ये फाइल बनाते हैं, ये बोर्ड लगा के, और फाइल बना के मानव संसाधन मंत्रालय से गंगा के नाम पर, गौशाला के नाम पर, ये फर्जी गौशाला भी चला रहा है। ये गंगा के नाम पर, गौशाला के नाम पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ये पैसा लाते हैं और पोस्टर दिखाते हैं, 2-4 बोर्ड लगा देते हैं कि गंगा सफाई, अविरल गंगा, निर्मल गंगा नारा लिख देते हैं। इनको गंगा सफाई से कोई मतलब नहीं है। घाट पे कब्जा कर लिया, एक आश्रम बना लिया, कब्जा कर लिया इसने बिठूर में। ये गंगा कहाँ सफाई कराने वाला है? खुद डकैत है। जो वो है मिलावट है शुक्ल जी, मिलावटखोरी, ये तो समाज के लिए जहर है। जो इस समय ईसी एक्ट है, एसेंशियल एक्ट 3/7 इसकी धारा है, क्या इसको और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि ये मिलावटखोरी बंद हो और जो मिलावट करने वाले हों उस तरह से उनको अंकुश लगे, जेल जाए, क्रिमिनल। सबसे पहले मिलावट करने वाला जो जांचने वाला विभाग, इसका दुरुस्तीकरण होना चाहिए। ये अधिकारियों को जहाँ से पैसा मिलता है फर्जी फैक्ट्रियाँ चलवाते हैं, नकली दवाई बनवाते हैं, नकली मसाला बनवाते हैं, और जहाँ से इनको पैसा नहीं मिलता वहाँ छापा डाल के फिर नमूना भराते हैं, नमूना वहाँ पास करा देते हैं, उसका पैसा लेते हैं। ये डिपार्टमेंट ठीक करना चाहिए।
और ये 3/7 में ये भी होना चाहिए कि अगर कोई गलत काम पाया जा रहा है तो वो व्यापारी जेल जाए 3/7 में, और साथ में जिस क्षेत्र का इंस्पेक्टर है इसका खाद्य विभाग का, जिस क्षेत्र में ये पकड़ा जा रहा है वो 3/7 इंस्पेक्टर भी जेल भेजना चाहिए, दोनों जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आपका है। अच्छा, ये जो अतिक्रमण है शुक्ल जी, अतिक्रमण तो मेरे ख्याल से जाम की समस्या, सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण के कारण है। अतिक्रमण सवेरे को दिन में ठीक होता है, हटाया जाता है और रात में फिर सजा लेते हैं। क्या इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है? मुझे तो ऐसा लगता है। आपके इसमें क्या विचार है? तो देखिए, भूमिका पुलिस की संदिग्ध है। पुलिस के पास बहुत काम भी होते हैं। इसमें जो गरीब लोग हैं, खोमचा लगाने वाले हैं, बाजार में बैठने वाले हैं, छोटा छोटा कुटीर उद्योग करने वाले हैं, इनको जब तक कहीं एक बार स्थापित सरकार नहीं करेगी कि ये आपकी मार्केट है, जैसे कि अब की आपने दिवाली में देखा जगह जगह पार्कों में उन्होंने कहा कि आप इन पार्कों में आप अपना पटाखा बेचेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं बेच सकते। तो पार्कों में लोगों ने पटाखा बेचा और जिसको खरीदना था पहुंचा पार्क में खरीदा जाए। जी। उसी तरह से ये बाजारों के लिए, खोमचे वालों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए सरकार को फ्री मार्केट बना के देनी चाहिए। अब दूध है, कानपुर के चारों तरफ दूध है, बरेली का आता है, फतेहपुर का आता है, उन्नाव का आता है, फरुखाबाद का आता है, कन्नौज का आता है, हमीरपुर का दूध आता है, और दूधिये पीपा लिए दिन भर दौड़ते हैं। यहाँ पुलिस खदेड़ रही है, वहाँ इंस्पेक्टर छापा मारे दे रहा है। जब मंडी परिषद करोड़ों के फायदे में चल रही है उत्तर प्रदेश की, हमारी जब सरकार थी तो कई जगह दूध की मंडियां भी बनाई गई। इस सरकार ने सब बंद कर दिया और कोई मतलब नहीं। जब करोड़ों की से उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, तो खासतौर से कानपुर की मंडी, सभी चकरपुर की मंडी है, करोड़ों के फायदे में फल मंडी चल रही। तो भी जगह जगह इस तरह के इनको दूध के बना देना चाहिए, डिपो बना देना चाहिए। इस रूट का दूध ही आएगा, इस डिपो में दूध यहाँ रखेगा, यहाँ से बिकेगा, यहाँ खरीदार आएगा ले जाएगा। अब दूध वाले दूध ये उतरे तो बेचारे मजबूरी में स्टेशन दूध पीकर रखे बाहर बैठे। फल सब्जी वाला तो वो मजबूरी में सड़क लगाए बैठा है। गवर्नमेंट को इन पर योजनाएं बनानी चाहिए, इसका विकल्प बनाना चाहिए। और दूसरे शहर तो हिंदुस्तान में है, वहाँ सब रास्ता चलते सब्जी नहीं बिक रही है। स्थान वहाँ ये है, घोषित स्थान है कि फला स्थान बाजार है, फला स्थान में सब्जी बिकेगी, फला स्थान ये होगा। यहाँ जहाँ जो चाहे जो कर रहा तो अतिक्रमण तो होगा ही। तो वो पुलिस के हटाए नहीं हटेगा, सरकार को इसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। और इन गरीबों को वहाँ पर अपने परिवार को पालने के लिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न रखने के लिए इनको वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी। और तब जाके मंडियों का एक सिस्टम बनेगा। इसके पहले ये अतिक्रमण कोई हटा नहीं सकता है। वो कहाँ ले जाएगा? एक दिन आप डाल के भगा दो, दूसरे फिर लगा बैठ जाएगा। मतलब गरीबों के लिए इनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जो सड़कें वगैरह घेरी हैं उनके लिए आपकी सरकार जो सरकारी जमीन लोग घेर लेते हैं, मंदिर मस्जिद मठिया बना करके, और तमाम पार्कों पर कब्जा हो जाते हैं, वायु वातावरण खराब होता है। कॉलोनियों में देखिए जगह जगह सब लोगों ने पार्क सब खा लिए हैं, सड़कें सब पूरी निगल गए हैं। तो इनके